हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में जिसका नाम है परसेंटाइल बूस्टर। देखो यार, परसेंटाइल बूस्टर वर्क में हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग सेकंड अटेम्प्ट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे कि जिन बच्चों का सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ है उनका कैसे सेकंड अटेम्प्ट में कराया जाए, या जिन बच्चों के परसेंटाइल बहुत कम है उनके परसेंटाइल को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसी में हम लोग एक पीवाईक्यू की सीरीज कर रहे हैं 2022, 2021, 2020। तो देखो यार, जितने चैप्टर मेरे पास थे परसेंटाइल बूस्टर में वो आज से खत्म हो जाएंगे। लास्ट चैप्टर है रेडॉक्स, मेरे पास 11th का था, मैंने 11th कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, मगर हां ये मान के चलो कि हर दूसरे साल एक क्वेश्चन पेपर में रहता ही रहता है। मगर आप जानते हो इस समय क्या है, मल्टीपल पेपर आते हैं, मतलब कई अटेम्प्ट में होता है। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप देखना 14 पेपर आए हैं, 60 डेटेड थी, तो इस वजह से काफी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हम उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे, मगर उससे पहले हम एक बात और करना चाहेंगे। वो क्या है, जरा उस बात को समझ लो कि देखो यार, आपको पहला मौका, गौर सुनिएगा, आपको पहला मौका आपकी लक की वजह से मिल सकता है, मगर दूसरा मौका हमेशा आपकी मेहनत की वजह से मिलता है। तो लाइफ को या सक्सेस को पाने का पहला मौका आपकी लक की वजह से या आपके पेरेंट्स की वजह से मिला, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट। दूसरा मौका तुम्हें तुम्हारी मेहनत की वजह से मिला है, ध्यान रखिएगा। मतलब सेकंड अटेम्प्ट में अब तुम्हारी मेहनत का काम है। पहला अटेम्प्ट अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा इसको कोई नहीं जानता था, तो आपके पेरेंट्स में आपको प्रिपरेशन की इजाजत दी कि ठीक है तुम आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो पहला मौका जो होता है वो आपके पेरेंट्स की वजह से या आपको अपने लक की वजह से मिलता है। मगर यदि दूसरे मौकों को भुनाना चाहते हो तो ये सिर्फ मेहनत से भुनेगा, ये सक्सेस सिर्फ मेहनत से मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये लास्ट भी चांस है, आईआईटी जेईई करने का लास्ट चांस है। तो इसी लास्ट चांस की तरह लगो, है ना। आपको पता होनी चाहिए कि ये लास्ट चांस है, तो लास्ट चांस की जो मेहनत होती है वही मेहनत दिखनी चाहिए, और उसी मेहनत से इस पे लगिए और उसी मेहनत से इसको क्लियर करिए, उसी मेहनत से इसको क्लियर करिए। नहीं तो फिर क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, कोई जिंदगी इधर उधर हो जाएगी। क्यों? बहुत सारी स्ट्रीम है जहां पर सक्सेस के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ आईआईटी जेईई थोड़ी ना है, बहुत कुछ है। मगर यदि तुमने इसमें अपना टाइम खर्च किया है और तुमने आईआईटी निकालने का सपना देखा है, तो यार देखो, सपने को पूरा करने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट तो देना ही पड़ेगा ना। यदि आज तुम इसमें अपना बेस्ट एफर्ट नहीं देते हो तो इसके अलावा जब तुम कोई दूसरा सपना देखोगे ना, सीए करने का या कोई और डिग्री करने का, एमसीए करने का, लॉयर बनने का, ठीक है, कुछ भी, तो वहां पर भी सपना देखोगे और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत लगेगी, मेहनत लगेगी। तो ये आपको देखना है कि आपने जो सपना देखा है उसको पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी है, और उसके पूरा करने में लगने वाली मेहनत भी आपकी जिम्मेदारी है। आपके प्लान होने चाहिए, हम उसमें सपोर्ट करेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, खूब मेहनत करेंगे, मगर उस मेहनत में तुम्हारा योगदान सबसे ज्यादा है, तुम्हारा योगदान सबसे ज्यादा है। तो इस बात को समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए, और बिल्कुल निडर होकर प्रिपरेशन करिए। इस तरह से प्रिपरेशन मत करिए कि हाँ मेरा क्या होगा, यदि आईआईटी में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। यार आईआईटी में नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया क्या आईआईटी से जो बीटेक कर रहे हैं वही चला रहे हैं क्या, या एनआईटी से जो बीटेक कर रहे हैं वही चला रहे हैं क्या? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो ध्यान रखिए, सक्सेस तो हर समय मिल सकती है, मगर एक खास बात है कि उस सक्सेस को जो मेहनत करनी पड़ती है, यदि वो मेहनत तुम आज नहीं कर पा रहे हो तो कल भी उस मेहनत को करने में आपको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि एक जब भी सक्सेस मिलती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारवां होता है तुम्हारी मेहनत का, जो तुमने करके छोड़ी होती है। लोगों को वो नहीं दिखती है, लोगों को सिर्फ आपकी चमक दिखती है, मेहनत से जो तुमने सक्सेस कमाई है वो दिखती है।
मगर उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती है। आईआईटी पहली रैंक जिसने निकाली है तो लोगों को लिखता है यार इसकी आईआईटी की पहली रैंक आई है, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती है। तो इस वजह से ध्यान रखिए, मेहनत करिए और आपका होगा, कॉन्फिडेंस रखिए, आपका होगा, कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, स्टार्टिंग में आज हमें करना क्या है, जरा इस बात को समझो। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है 2020 का है, वो क्या है जरा पढ़ो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2 रिस्पेक्टिवली। अब देखो, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में मैं कुछ बातें बताता हूं, जरा गौर से समझिएगा कि होता क्या है। तो यदि आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात यदि मैं बताऊं तो दो चीजें ध्यान रखो। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर, पहला पॉइंट, ये एक वेरिएबल टर्म होता है, वेरिएबल नंबर है, ये एक वेरिएबल नंबर है। मतलब किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं है, वेरिएबल होती है। किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में एटम क्या क्या अरेंजमेंट है, उस पर डिपेंड करती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक वेरिएबल नंबर है और ये इस तरह से डिपेंड करती है कि ऑक्सीडेशन मतलब उस एटम का अरेंजमेंट क्या है उस मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब उसने कैसे बॉन्ड बना रखे हैं, कैसे बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको देखोगे कैसे, गौर से देखो। कैराक K2O, तो यार देखो, पोटेशियम फर्स्ट है ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। पोटेशियम की कितनी होती है? +1। कितने पोटेशियम है? 2। तो यदि पॉजिटिव चार्ज 2 है, टोटल 2 हुआ ना, तो ऑटोमेटिक निगेटिव चार्ज 2 होगा। क्यों? क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यदि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब हुआ उनके चार्ज का सम 0 है। तो यार ऑक्सीजन के ऊपर हुआ 2। तो वो पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत लिखा है या सही? यदि पोटेशियम की पूछ रहा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पोटेशियम की पूछ रहा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मगर यदि पोटेशियम की ना पूछ के ऑक्सीजन की पूछेगा तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो मैं दोनों टॉप पार्ट बता देता हूं। तो पोटेशियम की यहां कितनी निकली? 1 निकली। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर की डिफिनीशन क्या है? देखो, टोटल, ठीक है, रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट इन एटम इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में एटम के ऊपर जो भी चार्ज है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। तो अब बताओ कितना चार्ज है पोटेशियम के ऊपर? +1। तो यहां पर पोटेशियम की कितनी हुई? +1। और ऑक्सीजन की कितनी हुई? -2। हम दोनों के निकालते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज पोटेशियम पूछ रहा है तो कल ऑक्सीजन पूछेगा। अब दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है? K2O2। तो यार 2 पोटेशियम है और 2 ऑक्सीजन है। ऐसे पोटेशियम के ऊपर +1 होता है और कितने पोटेशियम है? 2 पोटेशियम है। तो यहां पर पोटेशियम की कितनी हुई? +1। ऑक्सीजन की कितनी हुई? -1। पूछा क्यों? एक ऑक्सीजन पे, 2 ऑक्सीजन पे -2, 2 ऑक्सीजन है ना, और मैंने कहा ये पर एटम होती है। देखो, ये देखो, पर एटम, प्रेजेंट इन एटम। तो 2 ऑक्सीजन पे -2, तो एक ऑक्सीजन पे -1। और जब ऑक्सीजन की -1 होती है तो उसको बोलते हैं परऑक्साइड। ये देखो, अब अगला क्या है? KO2। KO2 मैं इधर दिखा देता हूं, ये आया, ये देखो,
तो पोटेशियम की कितनी है +1 और इसकी कितनी है -12। क्यों? एक एटम में, दो एटम में -1, दो ऑक्सीजन है, दो एटम में -1, तो एक एटम में -12। और जब ऑक्सीजन की -12 होती है तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। उसको क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। और ऑक्सीजन की -2 होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्साइड। ऑक्सीजन की -2 है तो ऑक्साइड, ऑक्सीजन की -1 है तो परऑक्साइड, ऑक्सीजन की -2 है तो सुपर ऑक्साइड। अब पोटेशियम की हर जगह कितनी आ रही है? +1 +1 +1। तो पोटेशियम की हर जगह +1 +1 +1 है। यदि ऑक्सीजन के पूछेगा तो -2 -1 और -12। क्लियर? चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम इन K2Cr2O7 KMnO4 एंड K2FeO4 इज रिस्पेक्टिवली। देखो ये है, ये ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक के मेटल। तो अब यार इनको देख लो, आप सबको पता है K2Cr2O7 में कितनी निकलेगी? ये हुआ 2x, पोटेशियम ये है 2, क्रोनियम कितने हैं 2x और ऑक्सीजन कितने हैं -2 इक्वल टू 0। इसकी निकालनी है, इसको x मान लिया आपने, है ना? तो निकाल के देखो कितनी आ रही है +6। और ये आपने हजारों बार निकाली है यार। KMnO4 ये +1 हो गई, ये x हो गई, ये -2 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया +7। ये अब क्या है K2FeO4, पोटेशियम +1 और 2 पोटेशियम है, Fe की निकालनी है x, ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा +6। यहां पर Fe की +6 है देखो। अब वो क्या पूछ रहा है? द सम ऑफ x + y + z इज। तो देखो इसकी वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू है 6, तो 12 19 आंसर आ रहा है। 12 7 19, 19 आंसर। ठीक है, ये देखिए आ गया सम। नेक्स्ट, अब जरा देखो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पढ़ो क्या लिखा है। एट 20 ml solution contain 0.2 ग्राम impure H2O2। ठीक है, रिएक्ट विथ कंप्लीट विद 0.316 ग्राम ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। H2O2 की रिएक्शन आप KMnO4 से करा रहे हो एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में चेंज होता है? MnO2 में। और H2O2 किस में चेंज होता है? ऑक्सीजन और वाटर में। भाई KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सेल्फ में तो उसने रिडक्शन कर दिया। सेल्फ में क्या है? उसने रिडक्शन कर दिया। ये देखो सेल्फ में रिडक्शन है, तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ये देखो ऐसे, तो सेल्फ में क्या हुआ? रिडक्शन। दूसरे का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। रेस्ट कंप्लीट विद 0.316 ग्राम ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। द प्योरिटी ऑफ H2O2 इन परसेंटेज। तो यार किसी की प्योरिटी कैसे निकालोगे? बताओ, यदि मैं पूछूं 10 ग्राम इंप्योर आयरन है, 10 ग्राम इंप्योर आयरन है, उसमें से 8 ग्राम प्योर है, तो बताओ परसेंटेज प्योरिटी क्या है? 10 ग्राम इंप्योर है, उसमें से 8 ग्राम प्योर है, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या आएगी? 8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 है कि नहीं? परसेंटेज है तो 100 में, तो बस यही निकालना है। यदि परसेंटेज प्योरिटी की बात कर रहा है तो हमें क्या निकालना है? हमें बस इतना निकालना है, प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय सैंपल इंटू 100। तो देखो सैंपल तो हमें दिया है 0.2 ग्राम, अब बस प्योर मिल जाए। 100 तो अपने को पहले से पता है।
तो प्योर की वैल्यू मिल जाए, परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगा। अब प्योर कैसे निकालोगे? रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो ऑलवेज प्योर फॉर्म करता है। रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो प्योर फॉर्म करता है। तो बस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर लो, ये दिया है और ये निकालना है। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO2। ये देखो, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने हैं। यदि किसी बच्चे को ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने के कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो देखो मैं लिख देता हूं, अच्छे से समझिएगा। देखो PhD समझो कॉन्सेप्ट, है ना। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसी के भी आपस में बराबर होते हैं यदि कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो। जैसे ये एक रिएक्शन है, ये देखो बैलेंस है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिख सकते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B। आप ये लिख सकते हो कि A के ग्राम इक्विवेलेंट B के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, आप ये लिख सकते हो। अब बच्चों ने कहा यार ग्राम इक्विवेलेंट निकाला कैसे जाए? तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे मोल होता है ना, जैसे मोल होता है वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट होता है। डिफरेंस क्या होता है? जब A और B रिएक्शन करेंगे तो उनके मोल अलग अलग हो सकते हैं, मगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज इक्वल रहते हैं। सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में रिएक्शन होती है और सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसका मतलब आप ये है, और इसको निकालोगे कैसे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या फिर गौर सुनते जाइए, मोल इंटू एन फैक्टर, या फिर नॉर्मेलिटी इंटू वैल्यूम, या फिर एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वैल्यूम। जनरली यही कॉन्सेप्ट आपके लिए यूज होंगे, उसमें से आप इस पर सबसे ज्यादा फोकस रखा करो। क्यों? क्योंकि मोल निकालना आपको बचपन से आता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में आप कोशिश ये किया करो कि मोल इंटू एन फैक्टर लिखो, क्योंकि मोल निकालना आपको आता है, एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो अब इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो पहले मैं इसके एन फैक्टर इंटू मोल, तो एन फैक्टर निकालो, तो 2 - 1 0, एन फैक्टर कितना आया? 2। एन फैक्टर कितना है? 2। तो यार ये हो गया इसका एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना है? इसके नीचे कितना लिखा है? 1 7 - 2 5। देखो तो इसका एन फैक्टर आया 2, ठीक है, H2O2 का। और मोल, मोल हमें निकालने हैं, चाहो तो ऐसे लिख दो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 34 बराबर इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखो वेट दिया है, तो वेट दिया है तो मोल बना लो। मोल कैसे निकलेगा? KMnO4 ये इंटू एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर कितना है? 5। अब कट्टम काट खेल लो, ये देखो अब इसको काटो तो ये 2 बार गया, 2 बार गया तो ये 10 हो गया, 10 हो गया तो एक 0 कट गया। अब हमें W, ये 17 हो गया, तो जब हमने W निकाला तो इसको इधर ले गए, तो 17 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.17 ग्राम आ गया। ठीक है, अब इसको यहां डाल दो, इतने ग्राम प्योर था। अब हथियार निकाल के कैलकुलेशन कर लो। वैसे तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो। हाँ 85% प्योर आ रहा है, ये देखो, तो वैल्यू निकल के आ रही है 85% प्योर। ये देखिए वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 85% प्योर। आंसर आ गया। बात समझ पाए कैसे किया? चलो
अब अगले क्वेश्चन की ओर दौड़ लगाते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसमें देखो कैसे करोगे, पढ़ो क्या लिखा है। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन Fe2 positive plus H2O2 gives XA plus YB in basic medium in acidic medium। अब आप तो समझ ही गए होंगे गलती कहां है। अब दोनों मीडियम एक साथ थोड़ी होंगे, मीडियम तो कोई एक ही होगा, है ना। तो इसका एसिडिक मीडियम ऊपर लिख गया है। दूसरी रिएक्शन जो है 2MnO4 माइनस प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 5H2O2 गिव्स XC प्लस YD प्लस ZE in acidic medium। The sum of the stoichiometric coefficient x, y, x dash, y dash and z for the product A, B, C, D and E respectively। तो देखो यार इस क्वेश्चन को हमें करना क्या है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए और फिर उसके कॉफिशिएंट का सम निकालना है। तो चलो बैलेंस कर लो और कॉफिशिएंट का सम निकाल लो। तो देखो यार ये फेरस है, फेरस किस में जाएगा आपको कैसे पता चलेगा, H2O2 से। H2O2 के पास दो नेचर होते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और साथ साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। कौन, H2O2। H2O2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो यदि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो देखो ये किस में जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है तो सेल्फ में ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सेल्फ में रिडक्शन करेगा। ये देखो -1 से 0, -1 से -2, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा इस तरह से। अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो यार ये बताओ फेरस है Fe+2, तो Fe+2 है तो किस में जाएगा, Fe+3 में जाएगा। भाई जो +2 है वो किस में जाएगा, +3 में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो दोनों काम कर लेता है। तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। कौन, H2O2। ऐसे और मीडियम क्या है, बेसिक। बेसिक मीडियम में ये इसमें चला जाएगा ऐसे, क्योंकि मीडियम कैसा है, बेसिक है, एसिडिक नहीं है। एसिडिक मीडियम में ये वाटर बनाता है। ये देखो अब रिएक्शन को बैलेंस करो, तो बैलेंस करने में आपको क्या सिखाया गया है, यदि आपको ध्यान हो तो मैंने ये बात बताई है। एन फैक्टर निकालो, शॉर्टकट में बैलेंस करेंगे। एन फैक्टर निकालो, एन फैक्टर का जो वैल्यू होती है वही उसके कॉफिशिएंट होते हैं, स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट होते हैं। जैसे इसका एन फैक्टर निकालो आप, क्या है +2, यहां क्या है +3, तो एन फैक्टर क्या होगा, यहां नीचे 1, 2 - 3 1, यहां पे चेक करो -1 -2, 2 -1 +2 = 2। ये देखो तो इस जगह का एन फैक्टर 1 है, तो इसका एन फैक्टर 1 है, वो इसका कॉफिशिएंट हो गया। ठीक, इसका और इसका एन फैक्टर 2 है, वो इसका कॉफिशिएंट हो गया। इसका एन फैक्टर, इसका कॉफिशिएंट, इसका एन फैक्टर, इसका कॉफिशिएंट, बाकी को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लो। ये रिएक्शन बैलेंस करने का शॉर्टकट होता है। क्या, जो फेरस का एन फैक्टर है वो H2O2 का कॉफिशिएंट होगा, जो H2O2 का एन फैक्टर है वो फेरस का कॉफिशिएंट होगा। इसके बाद पूरी रिएक्शन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करो। Fe कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बैलेंस है। तो अब जरा देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, ये x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 2। एक रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब दूसरी क्या है, ये देख लो। दूसरी रिएक्शन देखो KMnO4 की रिएक्शन है H2O2 से। जब यार KMnO4 H2O2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये है। तो मीडियम है एसिडिक,
KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2 पास 2 में जाता है, तो जब सेल्फ में रिडक्शन कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन करेगा, और इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या आएगा, ऑक्सीजन। भाई ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सेल्फ में इसने क्या कर दिया, रिडक्शन, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब रिएक्शन बैलेंस करो तो एन फैक्टर निकालो, इसका एन फैक्टर कितना बना, 1, यहां पे 1 है, 7 - 2 5, इसका एन फैक्टर कितना बना, 2, यहां पे 2 है, 1 - 0 2, ये देखो। अब इसका एन फैक्टर इसका कॉफिशिएंट हो गया, और इसका एन फैक्टर इसका कॉफिशिएंट हो गया। ये देखो, अब हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करो, Mn2 है, Mn2, ऑक्सीजन कितने हैं, 5 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 दूनी 10, 10 HI, रिएक्शन बैलेंस है हमारी। तो अब हमसे पूछा क्या क्या था, जरा देखो किसके किसके चाहिए, एक्स वाई, ये मतलब इनके कॉफिशिएंट चाहिए। अच्छा, इधर से रिएक्शन हमें लग रहा बैलेंस करके रखी है, 5 और 6, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अच्छा, ये वाले ऑक्सीजन तो बैलेंस ही नहीं है, सॉरी बच्चों, ये ऑक्सीजन तो बैलेंस ही नहीं थे। अब ये देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 8, तो 8 ऑक्सीजन के लिए 8 वाटर, यहां 8 ऑक्सीजन है, तो 8 ऑक्सीजन के लिए 8 वाटर लगाओगे, 8 वाटर के लिए 16 हाइड्रोजन चाहिए, तो 10 यहां पे है, 6 हाइड्रोजन और लगाओगे, है कि नहीं, बात समझ पाए भाई। 8 ऑक्सीजन थे तो 8 वाटर लगा दिए, 8 वाटर लगाने से 16 हाइड्रोजन आ गए, तो 10 यहां पे है, 6 और लगा दिए। अब ये क्या है, ये है हमारा एक्स डैश, ये क्या है, ये है हमारा वाई डैश, और ये क्या है, ये है हमारा जेड डैश। तो x प्लस वाई प्लस एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, तो 2 + 2 + 2 + 5 + 8, 6 6 5 11 11 8 19। तो यार ये सम जो है वो 19 आया। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन को करना है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो भाई क्या क्वेश्चन है, जरा समझो। द वॉल्यूम इन ml of 0.02 m K2Cr2O7 solution required to react with 0.288 gram of ferrous oxalate in acidic medium। फेरस ऑक्जिलेट की रिएक्शन कराई जा रही है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं फेरस ऑक्जिलेट ये होता है, रिएक्शन करा रहे हो K2Cr2O7 से इन एसिडिक मीडियम, तो आंसर आ रहा है ये। फेरस किस में चेंज होगा, फेरिक, ऑक्जिलेट आयन किस में चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और K2Cr2O7 किस में होगा, +3 में। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्या आया, फेरस की +2, कार्बन की +3। भाई देखो ये फेरस है तो ऐसे, ऑक्जिलेट आयन ऐसे होता है, अब इसमें इसकी निकालोगे तो +3 आएगी, और ये +6, तो ये +3, ये +4, ये +3। तो यहां देखो दो जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर चेक करो 1 2 - 3 1, एक ये ऑक्सीडेशन है और एक ये ऑक्सीडेशन है, 2 3 - 4 2। ये देखो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फेरस ऑक्जिलेट का एन फैक्टर कैसे निकलेगा, दोनों का सम है ना, 1 + 2 3।
और यहां रिडक्शन हो रहा है 2 6 माइनस 3 इक्वल टू 6। अब आगे कैसे बढ़ाया जाए चीजों को, तो देख लो। द वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.02 m K2Cr27 required to react with 0.288 ग्राम ऑफ फेरस ऑक्जिलेट इन एसिडिक मीडियम। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, तो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके, फेरस ऑक्जिलेट के, बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ये लिखो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्जिलेट, फेरस ऑक्जिलेट की वैल्यू देखो, तो आपको वैल्यू दी है ये 0.288। मोल बना लो, मोल कैसे बनाओगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यार फेरस ऑक्जिलेट का इक्विवेलेंट वेट करो, तो 56, 12 दूनी 24 और 16 चौको 64, ठीक है। अब इनको जोड़ो, तो 6 2 8 8 5 13, 4 4 8 8 6 14 की 1 8 और 5 13 1 14 144 मोल इंटू एन फैक्टर 3 मोल इंटू एन फैक्टर। मोल क्या है निकालना है, ये ml हो गया इंटू 10 की पावर, अच्छा ml में निकालना है तो ये लीटर में निकल रहा है, 10 की पावर 3 से माइनस कर दोगे तो ये ml हो गया। v ml में था, लीटर बना लिया, इंटू एन फैक्टर कितना है 6। अब सॉल्व करो, करते हैं। अब डिवाइड करो, तो ये आया 10 की पावर 3 2 इंटू, ये डिवाइड करोगे तो, है ना। इधर देखो क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर -2 जी। अब काट लो, v की वैल्यू आ गई 100 डिवाइडेड बाय 2, ये इधर नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, 50 ml आ गया। v की वैल्यू कितनी आ रही है 50 ml। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, है ना बच्चों, कॉन्सेप्ट तो ठीक है। बात समझ पाया कैसे किया, बस दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या कर दिए, बराबर कर दिए, आंसर निकाल के। अब बात करते हैं आगे, देखो जरा। प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस फॉलोज द फॉलोइंग इक्वेशन, Fe3O4 सॉलिड प्लस 4CO गैस गिव्स Fe3, ठीक है। आई थिंक यहां पे Fe3 कुछ तो होगा ही, चलो देखते हैं। रिएक्शन मेरे हिसाब से सारी बैलेंस है, तो यहां पे क्या है ये अपने आप पता चल जाएगा। कार्बन 4 Fe3 ऑक्सीजन 8 यहां पे है, तो दोस्त 4 2 8 8 यहां पे कुछ नहीं है, मगर यहां कुछ नहीं है तो ये Fe कैसे लिखा है, यहां पे क्या लिखा है 1, इतने ग्राम ऑफ Fe3O4 इतने ग्राम ऑफ CO आर अलाउड टू रिएक्ट, देन द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस इज, जिस हिसाब से क्वेश्चन लिखा है ये आयरन लिखा है दोस्त, ये ऐसे लिखा है, ये यार हम लोगों को डरवा रहा है ना। क्यों, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, देन द अमाउंट ऑफ आयरन इन ग्राम प्रोड्यूसेस, तो इसका मतलब ये आयरन होगा, ये तो CO2 लिखा है। अब दो रास्ते हैं, चाहो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर लो, और ये रिएक्शन पहले से ही पूरी बैलेंस है, आप चाहो तो मोल कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस ना करना पड़े, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस ना करना पड़े, इस वजह से हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करते हैं। यदि रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस मिल जाए
तो आप स्टोइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ठीक है। और नहीं तो हर रेडॉक्स रिएक्शन वाले क्वेश्चन को तुम स्टोइकियोमेट्री से भी कर सकते हो, बस तुम्हें बैलेंसिंग करनी चाहिए। तो बैलेंसिंग करो फिर क्वेश्चन करो, बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां तो रिएक्शन बैलेंस ही दी है, तो एन फैक्टर निकालने की क्यों जहमत निकालो भाई, एन फैक्टर निकालने में गलती भी तो हो सकती है, तो क्यों निकालो, जब रिएक्शन बैलेंस है तो सीधा मोल कॉन्सेप्ट लगा दो, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन लगा दो। ये चाहिए और ये दिया है, ये दिया है, इसका मतलब ये लिमिटिंग रेजेंट का केस है। ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही गलत जगह पूछ दिया गया है। क्यों, एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू दी है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू दी है तो लिमिटिंग एजेंट हो गया ना। पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि लिमिटिंग एजेंट कौन है। तो यार रिएक्शन लिखता हूं मैं, चेक करूं मैं कि लिमिटिंग एजेंट कौन है, चेक करते हैं। कैसे चेक किया जाता है, जिसका मोल अपॉन कॉफिशिएंट छोटा होगा वो लिमिटिंग एजेंट होगा। तो इसके मोल निकालो, वेट अपॉन, ठीक है, मालिकुलर वेट। मालिकुलर वेट कितना है Fe3O4 56 इंटू 3, 168, ठीक है। इसके बाद 56 इंटू 3 ऑक्सीजन इंटू 4 तो 168 और 16 इंटू 4 16 चौको 64, तो 168 प्लस 64, ये देखो ये देखिए, तो ये डिवाइड कर दिया, तो ये तो आ गया मोल अपॉन कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट कितना है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई ये देखो 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -2। अब बात करते हैं और आगे, अब CO वाले की देखो 2.520 डिवाइडेड बाय, अब CO का मालिकुलर वेट कितना होगा, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, तो 12 16 28, तो ये आया 0.09, इसका मतलब कॉफिशिएंट कितना है 4, इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ रहा है 2.25 इंटू 10 की पावर -2। तो मोल अपॉन कॉफिशिएंट किसका छोटा है, इसका छोटा है, किसका, तो ये LR है और ये एक्सेस रेजेंट है। LR और एक्सेस रेजेंट कैसे निकालते हैं, मोल अपॉन कॉफिशिएंट को चेक करके। तो प्रोडक्ट किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो मैंने आपको ये बात पढ़ा रखी है कैसे LR कैसे चेक करते हैं, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो, बैलेंस रिएक्शन की कॉफिशिएंट का रेशियो, मोल अपॉन बैलेंस रिएक्शन की कॉफिशिएंट का रेशियो जिसका छोटा होगा वो LR होगा, और प्रोडक्ट उसी के कंपेयर में निकाला जाता है। तो यार प्रोडक्ट इसके कंपेयर में निकाला जाएगा, तो इसके मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो ये आया, और इसके मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो निकालना है Fe के मोल अपॉन कॉफिशिएंट, तो मोल ऑफ Fe, ये देखो ऐसे। अब मोल को मास बना लो, तो 56 इंटू 6 कितना होता है, तो ये आ रहा है 3.36 ग्राम। ओए भाई यहां तो 360 ग्राम लिखा है, तो 360 ग्राम आंसर आ रहा होगा, है ना। जरा देखना जीरो हीरो कहां हिल गए हैं अपने, अपने जीरो किधर हिल गए हैं। अच्छा भाई आंसर किस में आ रहा है, एक बार आंसर देखो, मिलीग्राम में तो नहीं पूछ रहा है, इन ग्राम पूछ रहा है। हमने जो वैल्यू दी है, हाँ ये वैल्यू देखो किलोग्राम में, ये KF क्या होता है
केएफजी थोड़ी चल रहा है यार। तो ये किलोग्राम में है, इसका मतलब समझ गए गलती कहां है? गलती दोस्त यहां है कि यहां 10³ का मल्टीप्लाई चलेगा। क्यों? क्योंकि किलोग्राम में वैल्यू है। तो मोल की वैल्यू क्या होती है? मोल की वैल्यू होती है वेट इन ग्राम अपॉन वेट इन ग्राम अपॉन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये वेट इन ग्राम नहीं है, ये किलोग्राम है, तो इसलिए इसमें भी 10³ का मल्टीप्लाई आएगा। ये समझ रहे हो भाई? ये वेट है, इस वेट को ये बनाओगे ना यार, अब ये ग्राम हुआ ना, तो इसमें भी 10³ का मल्टीप्लाई और यहां पर भी, तो ये ऐसे हो जाएगा। चलो मैं इस जगह सही कर देता हूं पूरा, क्योंकि रहता फैल गया है तो उसको समेट लिया जाए। देखो मोल अपॉन कॉफिशिएंट, तो मोल ये हो गए 128 232 अपॉन कॉफिशिएंट ये हो गया। ये मोल ऐसे कैसे लिखा? इसको किलोग्राम से ग्राम में बना लिया तो 4640 आ गया। अब सॉल्व कर लो। तो इसको डिवाइड करो तो 2 बार जाएगा तो 20 आ जाएगा, इंटू 3, तो ये आ गया 60 मोल। अब इसको आप मास में बना लो, मास ऑफ Fe, तो मोल में क्या करोगे? 56 का मल्टीप्लाई, तो 0 36 30 33, तो 3360 ग्राम, 3360 ग्राम आंसर आ गया। मस्त एकदम। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अब जब देखो यार बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन द सोल्यूशन ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 विद 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज। अब नॉर्मेलिटी किसकी पूछ रहा है? सोल्यूशन की पूछ रहा है। दिस द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन द सोल्यूशन, इसका मतलब H2SO4 बच रहा होगा। मान लो H2SO4 बचेगा ही नहीं तो उसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे? इसका मतलब पक्का है H2SO4 देखना इस क्वेश्चन एक्सेस में होगा। H2SO4 इस क्वेश्चन में एक्सेस में होगा, जो मुझे लगता है, जो मुझे लगता है। तो चलो निकालते हैं। देखो तो यार ये कितना है? m इंटू वी किया तो m इंटू वी करने पर ये कितना आया? 10। m इंटू वी करने पर ये कितना आया? 5। बनेगा क्या? ये 0 0, ये LR है, ये एक्सेस है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो 5 में से 5 गया 0। जब इसके 2 खर्च होते हैं तो इसका 1 खर्च होता है, तो जब इसके 5 खर्च होंगे तो इसका 2.5 खर्च होगा। आधा खर्च होता है ना, इतने मिलीमोल आ गए। भाई देखो जब इसका 1 खर्च होगा तो इसके 2 खर्च होंगे, तो जब इसके 2 खर्च हो रहे हैं तो इसका 1, तो इसके 5 खर्च हो रहे हैं तो इसके 2.5 खर्च होंगे। अब वो कह रहा है कि यार नॉर्मलिटी बताओ, तो निकाल देंगे। तो कैसे निकालोगे? देखो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। H2SO4 का एन फैक्टर 2, मोलरिटी निकाल दो, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये मिली मोल है तो वो मिली ml लग दो। 100 ml इसके और 50 ml इसके, तो टोटल कितना हो गया? 150 ml। तो ये कितने बार जाएगा? इसको ऐसे कर दो, 2 बार, 2 से 2 कट गया, तो ये 10⁻⁻1 आ रहा है। नहीं नहीं 1 मिनट, हाँ यस 10⁻⁻1 आ रहा है। तो यहां क्या लिखा है? 10⁻⁻1, तो यहां पे क्या होगा? 1 होगा। तो इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। 1 इंटू 10⁻⁻1। क्लियर? अच्छा ये बात समझ के कैसे लिखा? भाई ये मिली मोल है तो मिली मोल को मोल बनाने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई करोगे, और ml को लीटर बनाने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई करोगे, तो वो तो कट जाएंगे ना। चलो
अब इस क्वेश्चन को देखो और करो। देखो क्वेश्चन क्या है, 20 ml of 0.02 m K2Cr2O7 solution used to titrate 10 ml of molarity of ferrous ion in solution। K2Cr2O7 की रिएक्शन फेरस से हो रही है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बना दो। K2Cr2O7 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो भाई मीडियम एसिडिक है, तो ये तो +3 में गया और इसको भी +3 में ले जाएगा। ये 6, ये 2, ये 3, ये 3, ये कितना हुआ 1 2 -3 1, ये कितना हुआ 2 6 -3 6। ये देखो, अब इन दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं, m इंटू वी। देखो m वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर, v ठीक है, इंटू n फैक्टर 6। डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका m इंटू वी करो, v क्या है, ये m निकालना है, और इंटू n फैक्टर 1। अब कट्टम काट खेल लो। ये आ गया, इसको ऐसे कर लो, 24 इंटू 10 की पावर -2, तो ये 24 आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमंग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, Mn की +3 ऑक्सीडेशन नंबर सुनिए, क्रोनियम की +3 स्टेबल होती है, Fe की +3 स्टेबल होती है, क्योंकि तुमने सुन रखी है और जानते भी हो। टाइटेनियम की +3 स्टेबल होती है, क्यों, देखो स्कूटी डी ब्लॉक है, ये 3D सीरीज, 3D सीरीज का पहला एलिमेंट स्कूटी, वैन, कार में पे को निकल कॉपर जिंक। स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। तो ये देखो ये D2 है, मतलब इसका है 4s2 3D2, ये तो ये D1 बनेगा जाके, टाइटेनियम +3 D1 है। इसको तो आपने सुना ही नहीं है? तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई होता है। ये देखो, तो Mn+3 हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, Mn+3, क्यों, क्योंकि ये होगा D4 होगा, तो ये D4 से क्या है, किसमें जाएगा, यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, सेल्फ में रिडक्शन करेगा, तो D4 से D5 में जाएगा। भाई यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सेल्फ में क्या करेगा, रिडक्शन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो कहां से स्टेबलाइज हो जाएगा, ये देखो ये सब अनस्टेबल सिचुएशन है कि नहीं, इसलिए ये। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, ये क्या हो रहा है, +7 है, +6 +4, डिस्प्रोपोर्शनल, सॉरी गलत लिख दिया है, यहां पे +6 यहां पे +7, ये +6 है, ये +4 है, ये +7 है, ये +2, ये +7 है और ये +4 है। तो यार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो सेल्फ में रिडक्शन करेगा, तो सेल्फ में रिडक्शन कौन कर रहा है, सिर्फ Mn कर रहा है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो सेल्फ में क्या करेगा,
रिडक्शन करेगा। सेल्फ में क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो यार देखो ये रिडक्शन हो रहा है, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 होता है, और जब वो +2 में जाता है एसिडिक मीडियम, इसी वजह से आप इसको सबसे ज्यादा यूज करते हो। तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KMnO4। अब वैसे तो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन ही रॉन्ग लग रहा है। अमंग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑप्शन कैसे लिखोगे, है ना, टिक कैसे करोगे? तो जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो यही है। या तो आप ये पूछते इनमें से किसमें Mn का कंपाउंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हर एक में तो अलग अलग लिखा है, मगर चलो जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से टिक कर दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एन एसिडिक मैग्नेट solution undergo disproportionation reaction. The spin only magnetic moment value of product having manganese in higher oxidation state is. तो सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है ये बताता हूं। देखो बच्चों, जब KMnO4 होता है तो उसको बोलते हैं पर मैग्नेट, उसको क्या बोलते हैं? पर मैग्नेट आयन। और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 7 होती है। जब मैग्नेट होता है तो ये होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 6 होती है, इसको बोलते हैं मैग्नेट आयन। ये देखो आप इसका कर रहे हो तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, और यदि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? उसी एटम का ऑक्सीडेशन और उसी एटम का रिडक्शन। तो भाई 6 में है तो ऑक्सीडेशन होगा तो 7 में जाएगा, और रिडक्शन होगा तो किस में जाएगा? Mn2+2 में जाएगा। रिडक्शन होगा तो किस में जाएगा? Mn2+2 में जाएगा। अब वो ये है डिस्प्रपोर्शनेशन इसका। देखो +6 से +2, तो ये रिडक्शन हो गया और ये ऑक्सीडेशन। उसी एलिमेंट का रिडक्शन, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन। हमसे पूछा क्या जा रहा है? अब हमसे पूछा जा रहा है जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर है, जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर है उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो जो आप लोग ये फार्मूला पढ़ते हो कौन सा? Nn+2Bm, मेरे दोस्त ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ही फार्मूला होता है। वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ही फार्मूला होता है। अब क्या आएगा आप चेक कर लो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करो। यहां पे Mn होता है 25, 25 का मतलब होता है D5 4s2 ऐसे। अब Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पर 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो D0 4s0, तो D में भी 0 है 4s में भी 0 है, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 आ रही है। अब वो कह रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को आप बताना है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग मैग्नीज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोस्त हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तो 0 आ रही है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की 0 आ रही है क्योंकि N=0 आ रहा है। अब यदि क्वेश्चन में लोअर की पूछ रखा है तो चेक कर लेना, यदि लोअर की पूछ रखा है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आ जाएंगे, यदि इसकी पूछ रहा है तो N=5 आ जाएगा। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो S वाले 2 निकल जाएंगे, ये 5 के 5 रहेंगे, S वाले 2 निकल जाएंगे तो ये 5 के 5 रहेंगे, और जब ये 5 के 5 रहेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। और ये √35 बन जाएगा। अब हायर की पूछ रहा है तो आंसर 0 है। ठीक है। अब ये देखो
द रिएक्शन ऑफ H2O2 विद पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखो यार, यदि मीडियम एसिडिक है तो पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 किसमें कन्वर्ट होता है? Mn2+2 में कन्वर्ट होता है। यदि रिएक्शन एसिडिक मीडियम की है तो पोटेशियम परमैंगनेट किसमें कन्वर्ट होता है? Mn2+2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा का मतलब इजी क्वेश्चन था, है ना? अब बताओ भाई, इसको करो। हाँ भाई, करके दिखाओ। द डार्क पर्पल कलर ऑफ KMnO4 disappears in the titration with oxalic acid in acidic medium. The overall change in the oxidation number of manganese in reaction. देखो यार, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो यदि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो मैग्नीज ये किसमें कन्वर्ट होगा? +2। और ये किसमें कन्वर्ट होगा? इसमें। तो वो क्या पूछ रहा है कि ये +7 से +2 गया। अब पूछ क्या रहा है? द ओवरऑल चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज। तो कितना चेंज हो रहा है? 5 का चेंज हो रहा है कि नहीं? चेंज कितना आ रहा है? 5 का चेंज आ रहा है। चलिए, आपको एक सस्ता क्वेश्चन टकरा गया, अच्छी बात है आपके लिए, है कि नहीं? अब और बताओ, इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए और आंसर निकालिए कि क्या आंसर आएगा। तो 20 ml of 0.02 m hypo solution is used for the titration of 10 ml of copper sulfate solution in the presence of excess of Ki। पढ़ो जल्दी से और बताओ क्या आंसर आएगा, कैसे आंसर आएगा। कोई बताएगा कि मुझे ही बताना पड़ेगा? देखो, अब क्वेश्चन को जरा आप देखो अच्छे से। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ Ki यूजिंग स्टार्च एज ए इंडिकेटर द मोलरिटी ऑफ कॉपर आयन इन फाउंड टू बी। कॉपर आयन की मोलरिटी निकालनी है। अब देखो, ये रिएक्शन हो रही है, थोड़ी सी रिएक्शन सही लिख दूं, हाँ ऐसे है। अब प्रॉब्लम क्या है, जरा क्वेश्चन को समझो। 2 रिडॉक्स रिएक्शन है, एक नहीं है, 2 रिडॉक्स रिएक्शन। ये देखो, अब हाइपो सोल्यूशन की वैल्यू दी है, ये हाइपो सोल्यूशन। हाइपो सोल्यूशन जो होता है वो ये होता है, देखो बच्चों, हाइपो सोल्यूशन क्या होता है? हाइपो सोल्यूशन होता है एल्कलाइन सोडियम थायोसल्फेट, ये होता है हाइपो सोल्यूशन। इसकी वैल्यू दी है, अब इसकी वैल्यू से क्या निकलेगा? आयोडीन। आयोडीन की वैल्यू निकल आई तो क्या निकलेगा? कॉपर। और कॉपर की मोलरिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी की भी मोलरिटी यदि आपको निकालनी है तो यार क्या चाहिए? मोल ऑफ कॉपर आयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया है, 20 ml of 0.2 m hypo solution is used for the titration of 10 ml of copper solution in this presence of excess of Ki using starch as a indicator the molarity of copper ion। तो दोनों को जब मिक्स करोगे तो टोटल कितना हो गया? 30 ml वॉल्यूम हो गया। तो कहीं से कॉपर आयन का वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाए, है? और इसके सब कुछ इंफॉर्मेशन दिए, इसकी इंफॉर्मेशन से ये आ जाएगा और ये आ गया, तो जो आयोडीन यहां पे निकली है वही तो यहां टाइट्रेट हुई है। तो ये आयोडीन के मोल और ये आयोडीन के मोल सेम होंगे। जितने मोल यहां आयोडीन के आए हैं उतने ही मोल यहां होंगे, क्योंकि इस रिएक्शन से जो आयोडीन निकली है वही हाइपो सोल्यूशन ने क्या किया है? टाइट्रेट की है। अब यहां पर एक खास बात है जो मैं आपको लिख के देना चाहता हूं, इसको ध्यान रखना। इस जगह पे तो वो नहीं लगेगी मगर कभी भी क्वेश्चन में लग सकती है। देखो, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन यदि एक से ज्यादा है और एक रिडॉक्स से दूसरी रिडॉक्स में जाना है, जैसे इस रिडॉक्स रिएक्शन की वैल्यू जो आयोडीन की निकालोगे वो यहां पे रखनी है, तो इसका मतलब एक रिडॉक्स से दूसरी रिडॉक्स में अटैच हो रहा है, सक्सेसिव रिडॉक्स रिएक्शन है।
तो जब भी कहीं सक्सेसिव रिडॉक्स रिएक्शन हो तो ध्यान रखना ऑलवेज मोल के टर्म में जाना। कोई बच्चा इस तरह की गड़बड़ ना कर दे कि जो ग्राम इक्विवेलेंट आयोडीन के यहां होंगे वही ग्राम इक्विवेलेंट आयोडीन के यहां होंगे, ऐसा मत कह देना, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट एक वेरिएबल टर्म है, वो एन फैक्टर पे डिपेंड करता है, और एक मॉलिक्यूल का एन फैक्टर कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। किसी का मॉलिक्यूल का एन फैक्टर फिक्स थोड़ी है, वो तो रिएक्शन बेस्ड है कि नहीं। तो ध्यान रखना, आप ये ना लिख देना कभी कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट आयोडीन के यहां आए वही उठा के यहां डाल दिए जाके। ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वेरिएबल टर्म है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल टर्म है। यदि रिएक्शन चेंज होगी तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, और जबकि मॉलिक्यूल वही है, मगर नंबर ऑफ मोल ये कंजर्व रहते हैं। मास ऑफ मॉलिक्यूल ये सब कंजर्व वैल्यू है, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहती हैं। जितने मोल आयोडीन के यहां होंगे उतने ही यहां होंगे, जितना मास आयोडीन का यहां होगा उतना ही यहां होगा, मगर जितने ग्राम इक्विवेलेंट आयोडीन के यहां होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट यहां होंगे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि यह बात डिपेंड करती है एन फैक्टर पे, कि जो आयोडीन का एन फैक्टर यहां है क्या वही आयोडीन का एन फैक्टर यहां है। यदि है तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकते हैं, और नहीं है तो अलग अलग आएंगे। तो जब एक रिडॉक्स से दूसरी रिडॉक्स में जाया करो, जब एक रिडॉक्स से दूसरी रिडॉक्स में जाया करो तो ऑलवेज मोल के टर्म में जाया करो। मतलब आयोडीन के मोल की वैल्यू यहां रखिएगा, रिडॉक्स की वैल्यू ना रखिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू मत रखिए, गलती हो सकती है क्वेश्चन में। तो एक रिडॉक्स से दूसरे रिडॉक्स में जाओगे तो किसके टर्म में जाओगे, मोल के टर्म में जाओगे। एक रिडॉक्स रिएक्शन से दूसरी रिडॉक्स रिएक्शन में जाने पर वैल्यू को मोल के टर्म में रखना। एक रिडॉक्स रिएक्शन से दूसरी रिडॉक्स रिएक्शन में जाने पर वैल्यू को मोल के टर्म में रखना। ठीक है, आ जाओ बच्चों। ठीक है, आ जाओ, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब हम क्या निकालेंगे, इसके हमारे पास क्या दिए, ग्राम इक्विवेलेंट। देखो m/v करके, तो इन दोनों के नंबर आप ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो आयोडीन के मैंने ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे लिखे, मोल इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर निकाल लो, 0 -1 कितना आएगा, 2 आएगा। ये देखो, अब ये कितने आ गए, ये देखो, अब इसका एन फैक्टर 2, m इंटू वी, मोल बन गया, इंटू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर निकालो, यहां +2 है और यहां 2.5 है, 1 आएगा यार एन फैक्टर। आप चाहें तो निकाल लें, कैसे, देखो 2, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 2, और यहां पे कितनी है 2.5। अब मोल आ गए, कैसे आ गए, ये कट कर लो 10, तो यार ये देख लो कितने आ गए, 2 इंटू 10 की पावर -4, इतने मोल आ गए। वही मोल यहां पहुंच गए। अब इनके और इनके मोल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर लो। तो देखो, इसके मोल ऑफ कॉपर इंटू एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर कितना है, यहां पे +1 है, यहां पे कितना है +1, चेक करो। देखो एक एटम में कितनी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, एक का, एन फैक्टर 1 हो जाएगा, है ना भाई। 1 2 -1, यहां 1 लिखा है, 2 -1 तो एन फैक्टर 1 हुआ, जगह कम है इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं। अरे यार गुरु, यहां पे 1 लिखा है और 2 से 1 पे जा रहा है तो 1 ही तो हुआ। अब आयोडीन का एन फैक्टर निकालो, 2, यहां पे 2 लिखा है, 0
और यहां पे -1, तो 2 0 -1 2। तो आयोडीन के मोल कितने हैं ये, और एन फैक्टर कितना है 2, तो इसके मोल कितने आ गए 4 × 10⁻⁻4 है, इसको यहां रख दिया 4 × 10⁻⁻4, और ये क्या हुआ 3 × 10⁻⁻3, ये ml में है ना, लीटर बना लिया, तो ये 4 × 10⁻⁻, तो ये हो गया -2 डिवाइडेड बाई 3, तो 1 10 हो गया, 10 हो गया तो 3 × 10⁻², तो ये 1.33 आ रहा है अप्रॉक्स। अब 1.33 को आप 1 लिख सकते हो, देख लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 1.33 आ रहा है तो ये अप्रॉक्स 1 लिखा जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर कह रहा है ना। एक बार कैलकुलेशन भी देख लो यार, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, तो आपको आसानी होगी। ये कितना लिखा है 20, ये कितना लिखा है 20, उधर कितना लिखा है 10, ठीक है। इतने ml हाइपो सोल्यूशन used for the titration of इतने ml copper sulfate solution in the presence of excess of Ki using starch as a indicator, the normality of इतना, molarity of इतना is nearest, ठीक है। तो देखो एक बार कैलकुलेशन चेक कर देता हूं, आयोडीन का मोल फैक्टर 2, इसका आया m × v, ठीक है, इंटू एन फैक्टर, कट्टम काट खेल लिया, 2 से 2 कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, 10 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0.2, तो ये 10 × 10⁻, ठीक है। यहां पे आ जाओ, अच्छा यहां पे क्या है, इसके बराबर किए आपने, तो इसके नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर, मोल निकालने हैं, एन फैक्टर 1 आया, इसमें इसका नंबर ऑफ मोल तो ये निकल आए थे, एन फैक्टर कितना आया 2 आया। क्लियर है? हाँ बच्चों सही है, ठीक है, कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब देखो यार बच्चों ये क्या क्वेश्चन है जरा समझो। आयरन थर्ड कैटलाइज्ड acidified K2Cr2O7 and neutral KMnO4 have the ability to oxidize I2I2 independently, ठीक है। ये तो हमें लग रहा है डी ब्लॉक का क्वेश्चन है ना। हमें तो भाई क्या है, रेडॉक्स में हम क्या करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं, मास निकालना, कंसंट्रेशन निकालना, ये पढ़ते हैं हम। रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस थोड़ी करते हैं। ये तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, मगर फिर भी बता देते हैं जब आगे आए स्क्रीन पे। तो अब देखो वो कह रहा है यार K2Cr2O7 I नेगेटिव को I2 में चेंज करता है, और KMnO4 भी I नेगेटिव को I2 में चेंज करता है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ बात है। KMnO4 यदि न्यूट्रल है या बेसिक है तो I2 को IO3 निगेटिव में चेंज करता है, I निगेटिव को, सॉरी I2 को नहीं, I निगेटिव को ऐसे चेंज करता है। तो आधा स्टेटमेंट सही लिखा है कि K2Cr2O7 तो करता है, मगर न्यूट्रल KMnO4 या बेसिक KMnO4 नहीं करता है, एसिडिक KMnO4 करता है। यदि यहां बेसिक या न्यूट्रल न लिख के एसिडिक KMnO4 लिखा होता तो बच्चों एसिडिक KMnO4 I निगेटिव को I2 में चेंज करता है, और यही डिफरेंस होता है K2Cr2O7 और KMnO4 में भी। अच्छा तो पहला वाला तो गलत है। मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इन्वॉल्व पी पाई बॉन्डिंग। ये PP नहीं है, PP क्या होता है, पी पाई होगा, पी पाई बॉन्डिंग। तो मैग्नेट आयन पैरामैग्नेटिक होता है, ये तो ठीक लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि मैग्नेट का मतलब होता है Mn+6, और आप सब जानते हैं कि Mn जो होता है 25 होता है, 25 का मतलब होता है 3d5 4s2। अब हम +6 कर रहे हैं, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जब आप 6 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आएगा, इस तरह से चीजें बन जाएंगी आपकी, 6 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो देखो यार, अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो दोस्त, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर आप जानते ही हो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक तो होगा। अब यार ये जो कंपाउंड बनाता है वो ऐसे बनाता है,
किसी के साथ भी बनाएगा, तो जब किसी के साथ बनाएगा तो इसके डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ना, पी क्यों करेंगे, खाली तो पड़े हैं डी। तो ये बात तो सही लिखी है, मगर ये बात गलत लिखी है। पी पाई नहीं, इसका डी ऑर्बिटल होगा और दूसरे का कौन सा ऑर्बिटल होगा अपने को नहीं पता। जनरली पी होगा, मगर मॉलिक्यूल का नाम नहीं दिया है तो हमें नहीं पता है कि नहीं। मॉलिक्यूल का नाम तो दिया नहीं है तो हमें नहीं पता कि कौन सा ऑर्बिटल होगा, मगर ये कंफर्म है कि इसका डी जरूर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आधा सही आधा गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट यार क्या है, गलत है। बात समझ के कहां कहां गलत है, ऐसा कोई आंसर है? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। अब इसको करते हैं। इन द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्जेलिक एसिड, यार ये किया है क्या? अच्छा किया था, मगर ये पहले अभी ऑब्जेक्टिव में आया था 2020 में, अब सब्जेक्टिव में आ गया है। इन द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्जेलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम, द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द एंड पॉइंट। हाँ, पिछली बार जब मैंने क्वेश्चन किया था तो Mn का पूछ रहा था, अब किसका पूछ रहा है? कार्बन का पूछ रहा है। तो यार आपको पता ही है ऑक्जेलिक एसिड से चेंज करना है, किधर? द टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो ये है, करोगे तो क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और अपने को क्या ले जाएगा? तो ये भाई +7 +3 +4 +2 है कि नहीं। अब वो पूछ रहा था चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट, +4। किसमें चेंज होगा? +4 में होगा। बात खत्म है। इस क्वेश्चन को देखो, इन न्यूट्रल एंड अल्कलाइन KMnO4 निगेटिव ऑक्सीडाइज्ड थायोसल्फेट। देखो यार, KMnO4 जो होता है वो जब रिएक्शन करेगा थायोसल्फेट के साथ तो इसको सल्फेट में चेंज करता है और अपना चेंज होता है +2 में। अल्कलाइन है तो MnO2 में चेंज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर थायोसल्फेट तो लिखा ही नहीं है, तो थोड़ा सा चेंज कर लो। ये जो है ऐसा है, यहां पे ये चीज गायब है, ऐसा लिखा हुआ है, तो आंसर दोस्त ये आ जाएगा। थायोसल्फेट जो होता है सल्फेट में चेंज होता है। थायोसल्फेट किस में चेंज होता है? सल्फेट में। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नेट इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन बेसिक मीडियम। अब यार ये भी मेरे दोस्त क्वेश्चन किसका? डी ब्लॉक का है। ये तो सिंपल रिएक्शन पूछ रहा है ना। अब जब रिएक्शन पूछ रहा है तो ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन हुआ, मगर चलो आया है तो बता देते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। इन बेसिक मीडियम। अब मैग्नेट की बेसिक मीडियम में ये आ जाएगी पोटेशियम पर मैग्नेट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन बेसिक मीडियम। देखो यार पानी पी लेता हूं। बेसिक मीडियम में चेंज निकालो। हाँ भाई बताओ बच्चों। तो यार अब तो ये तो निकाल ही लोगे ना भाई। यहां पे कितनी है? 7, यहां पे कितनी है? 4। तो चेंज कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। पूछ क्या रहा था? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन ए रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेसिक मीडियम इज। तो कितने का चेंज आ रहा है? 3। अब आप ये चेक करो कि प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन, ये देखो है, वो चेंज थोड़ी पूछ रहा है।
प्रोडक्ट में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो वो तो 4 आएगी। प्रोडक्ट में कितनी है, 4 है ना, है ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। और ये भी देखो डी ब्लॉक का है, क्यों, क्योंकि सिर्फ आपने रिएक्शन पूछी है, और सिर्फ रिएक्शन पूछ रहे हो तो डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KiO4 hydrogen peroxide oxidized with the volume of O2, the oxidation number of I in the KO4। ये भी डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, मैं आपको लिख देता हूं, है ना। ये कोई स्टैक्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, दोनों क्वेश्चन। देखो यार सिंपल सी बात समझो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और जब इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो किसमें करेगा, ऑक्सीजन में। क्यों, ऑक्सीजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, 0 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वो तभी शो कर सकता है जब फ्लोरीन के साथ हो, तभी तो पॉजिटिव आएगी, नहीं तो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना। तो ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा और अपने में क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, ये है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ I इन KiO4 चेंज टू +6, है ना। 7 से किस में चेंज हो जाएगी, +6 में चेंज हो जाएगी। चलो अब इसको देखते हैं। इन न्यूट्रल एंड फेयरली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 being a powerful oxidant can be oxidized thiosulfate almost quantitatively to sulfate. In this reaction overall change in oxidation state of Mn will be, तो ये तो अभी हुआ है। अपने को किस में चेंज करेगा, MnO2 में, और ये किस में जाएगा, सल्फेट में। ठीक है, इन दिस रिएक्शन ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज, अब आप देख लो ओवरऑल चेंज कितना आएगा, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, बताओ भाई, सब पूछ क्या रहा है, आंसर बताओ जल्दी से। ये सब डी ब्लॉक के क्वेश्चन है, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ डी ब्लॉक का काम है ना, रेडॉक्स का काम है उसकी वैल्यू निकालना। मगर चलो, इन न्यूट्रल एंड फेयरली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एंड थायोसल्फेट ऑलमोस्ट, ठीक है। इन दिस रिएक्शन ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज विल बी, ओवरऑल चेंज पूछ रहा है, तो यार ओवरऑल चेंज कितना आ रहा है, ये पूछ रहा है। अब यहां पे कितनी है, 7 है, यहां पे कितनी है, 4 है, तो 7 और 4 के बीच का ओवरऑल चेंज कितना हुआ, एक एटम में तो 3 का चेंज हो रहा है, ये देखो एक एटम में 3 का चेंज हो रहा है, आप चेक कर लो, है तो एक एटम में 3 का चेंज आ रहा है। अब ओवरऑल चेंज कैसे निकालोगे, इस बात को जरा ध्यान देना पड़ेगा आपको। 3 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लोग 3 ऑप्शन बना देते हैं, है ना। तो 0 वाले को 3 कर दें, देखो आंसर तो 3 आएगा। अब 3 ऑप्शन नहीं है, या तो प्रिंट करने में मतलब टाइप करने में गलत हो गया होगा, है ना, टाइप करने में ही गलत हुआ होगा, कहीं पे 3 लिखना था 3 नहीं लिखा होगा, और कोई नहीं है, वहां पर भी सही क्वेश्चन आया होगा, यहां पर भी मतलब सही होगा। तो ध्यान रखना इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, टाइप करने में मिस्टेक हो गई होगी। अब देखो यार बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए, इस चैप्टर को छोड़ो, डी ब्लॉक के भी 1 2 मतलब 3 4 क्वेश्चन कर दिए, डी ब्लॉक के भी 3 4 क्वेश्चन कर दिए। अब आपका काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना और बहुत अच्छे से इन चीजों को कवर करना, ठीक है। बाकी मैं आपको फिर मिलूंगा, ठीक है। आपका काम क्या है, पढ़ाई करते रहना, मैं आपको सारी बातें बता देता हूं, फिर से समझ लो। देखो यार, आपको चांस जीवन में अपनी लाइफ बदलने के बहुत कम मिलते हैं, अपनी लाइफ बदलने के जीवन में चांस बहुत कम मिलते हैं। वो चांस मेरे प्यारे बच्चों ये है, अब आपको देखना है कि इस चांस को तुम्हें खोना है या पाना है। लोग क्या कहना है इस पर
टेंशन ना लो, लोगों का काम ही है कहना, लोगों का काम है कहना। गलत कहेंगे, कुछ लोग सही भी कहेंगे, सही कह रहे हैं तो अच्छी बात है, गलत भी आपके बारे में कुछ कह रहे हैं तो आप टेंशन ना लीजिए। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस रखो। आपको जो चांस मिला है सेकंड अटेम्प्ट का, उसमें नंबर लाओ, उसमें अपना परसेंटाइल बढ़ाओ और सक्सेस में कन्वर्ट करो अपनी मेहनत को, ठीक है। और तुम ये कर सकते हो, तुम काबिल हो, क्योंकि जो कर रहे हैं वो तुम्हारे ही दोस्त हैं, तुम्हारे ही दोस्त हैं, तुम्हारे अगल बगल ही बैठते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।